गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। So, today in this video, we shall be discussing the concept of corporate veil and how it functions. Now, as I have mentioned in my previous videos, the company is treated like a separate person in the eyes of law. That means company has a personality of itself. कि कंपनी के पास अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है कि कंपनी को अंडर द लॉ ये माना जाता है कि कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, कि कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति की तरह है। ठीक है, एक जैसे नॉर्मल पर्सन के जो राइट्स होते हैं वो उसी तरह से कंपनी के भी कुछ राइट्स होते हैं। तो जैसे आप हैं या मैं हूं, हम हैं नेचुरल पर्सन बिकॉज वी आर नेचुरली बॉर्न, बट द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी अ लीगल पर्सन. Why legal person? Because company comes into existence after you complete a legal process called incorporation. जब आप एक incorporation नाम की एक लीगल प्रक्रिया को पूरी करते हो तब उसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है. तो इसीलिए in the eyes of law company is considered to be a person in itself, कि कंपनी को अपने आप में ही एक व्यक्ति की तरह माना गया, एक पर्सन की तरह माना गया. और जिस तरह से एक पर्सन के राइट्स होते हैं वैसे ही कंपनी के भी अपने अलग राइट्स होते हैं. जिस तरह से एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है, वो अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने लिए जो भी एसेट्स वो खरीदना चाहे खरीद सकता है, बिजनेस कर सकता है, या कोई लायबिलिटी अगर लेना चाहे तो वो ले सकता है, मतलब वो लोन वगैरह ले सकता है. तो कंपनी के पास भी वही राइट्स हैं. कंपनी भी जो है वो एसेट्स खरीद सकती है, लोन ले सकती है, बिजनेस कर सकती है. तो जो राइट्स एक पर्सन के पास होते हैं, पर्सन के जो लीगल राइट्स होते हैं, वही सारे राइट्स कंपनी को भी मिलते हैं. तो अब इससे होता क्या है कि कंपनी अगर कोई काम करती है, अगर कोई बिजनेस करती है सपोज करो, तो कंपनी अपने नाम से बिजनेस करेगी. अगर कंपनी कोई बिजनेस कर रही है तो बिल बना रही है तो बिल कंपनी के नाम से बनेगा, मेरे नाम से नहीं. या अगर कंपनी अगर कोई लोन ले रही है तो लोन जो है वो कंपनी के नाम से होगा, मेरे नाम से नहीं होगा. या कंपनी अगर कोई एसेट खरीद रही है, सपोज लेट्स से कि कंपनी कोई जमीन खरीद रही है, कोई प्लॉट खरीद रही है, तो उस कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है, कंपनी जो भी प्रॉपर्टी खरीद रही है, उस प्रॉपर्टी के लिए कंपनी को ही ओनर माना जाएगा. कि अगर मान लो मैं कोई कंपनी फॉर्म करता हूं और उसके बाद वो कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई पर्टिकुलर एसेट खरीदती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के जो भी कागज होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो मेरी कंपनी के नाम से बनेंगे, मेरे नाम से नहीं. तो जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी कंपनी के नाम से ही उस प्रॉपर्टी के सारे कागज बनेंगे. तो ये जो सेपरेशन है या ये जो कंपनी के बीच और कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच का जो एक डिस्टिंक्शन है, जो एक डिफरेंस है, उसे ही कहा जाता है कॉर्पोरेट वेल. कॉर्पोरेट वेल का मतलब कि एक जो डिस्टिंक्शन है, एक सेपरेशन है बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, उसे ही कहा जाता है कॉर्पोरेट वेल. वेल का मतलब होता है पर्दा या कर्टेन. तो एक कर्टेन है जो सेपरेट कर रहा है कंपनी के मेंबर्स को और कंपनी को. इसी सिद्धांत को कि कंपनी की जो अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, दिस डॉक्ट्राइन इज टर्म्ड एज कॉर्पोरेट वेल. ये जो हमने जो अभी तक जो एक कंसेप्ट हमने जो पढ़ा है ना कि कंपनी को अपने आप में एक अलग पर्सन माना जाता है, या कंपनी की जो एक लीगली जो एक जो उसका स्टेटस होता है वो एक अलग पर्सन का होता है, इसी प्रिंसिपल को कॉर्पोरेट वेल कहते हैं. तो ये जो कॉर्पोरेट वेल का जो प्रिंसिपल है, इसी कॉर्पोरेट वेल के प्रिंसिपल की वजह से ही कंपनी की एक अलग स्टेटस होता है इन द आइज ऑफ लॉ,
और कंपनी की अलग राइट्स होती है और अलग लायबिलिटीज होती हैं कि अगर कंपनी कोई लोन लेती है तो कंपनी के नाम से लोन लिया जाएगा, मेरे नाम से लोन नहीं लिया जाएगा। कंपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है तो वो कंपनी के नाम से उसके रजिस्ट्री के कागज बनेंगे, मेरे नाम से नहीं। ठीक है। अब इसमें कॉर्पोरेट वेल के ऊपर एक केस है, ठीक है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, यह कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट में एक बहुत बड़ा केस माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सो नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट ऑफ द केस। So one Mr. Lee, he incorporated a Lee Air Farming Limited, कि मिस्टर ली ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जिसका नाम था ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। तो वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और साथ ही वो उस कंपनी के पायलट भी थे। सो ही वॉज फ्लाइंग द कंपनीज एयरप्लेन एज अ पायलट। एयर फार्मिंग का मतलब जो एरियल जो स्प्रेइंग होती है, जो एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं या जो भी पेस्टिसाइड वगैरह जो स्प्रे करते हैं, वो जब एयरक्राफ्ट के थ्रू स्प्रे करते हैं उसे ही एयर फार्मिंग कहा जाता है। तो जब मिस्टर ली, व्हेन ही वाज फ्लाइंग द कंपनीज एयरप्लेन एज अ पायलट, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, हिज एयरप्लेन क्रैश्ड एंड एज अ रिजल्ट ही डाइड। ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, हिज विडो, कि मिस्टर ली की डेथ के बाद उनकी जो विधवा जो थी, उनकी जो विडो थी, उन्होंने कंपनी से कंपनसेशन क्लेम करा। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की डेथ आपकी कंपनी का एयरप्लेन उड़ाते हुए हुई है। तो उनकी विडो ने यह क्लेम करा कि उनको कंपनसेट करा जाए अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर कंपनसेशन की डिमांड करी। ठीक है। तो मिस्टर ली ने अपनी खुद की कंपनी बनाई, खुद उस कंपनी में पायलट भी बन गए। उन कंपनी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, एज अ रिजल्ट उनकी डेथ हो गई मिस्टर ली की। फिर उसके बाद मिस्टर ली की विडो वो ये कह रही है कि मेरे को कंपनसेट करा जाए अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ कंपनी का एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए हुई है। अब कंपनी का क्या रिस्पॉन्स था? द कंपनी रिस्पॉन्डेड by saying that Mr. Lee is not a workman technically because he was also a shareholder and managing director. तो कंपनी का कहना था ये तो शेयर होल्डर भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, तो वर्कमैन कैसे हो गया? तो अब यहां पे कंपनी का ये कहना था कि वो कंपनी का मालिक वो खुद ही है, कंपनी के शेयर होल्डर वो खुद ही है, कंपनी बनाई उन्होंने खुद है, तो वो खुद को ही कैसे, मतलब उनकी वाइफ कैसे क्लेम कर सकती है कि उनको कि उसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंडर कंपनसेट करा जाए? अब कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि मिस्टर ली की जो विडो है उनके पास पूरा राइट है अपने हस्बैंड की डेथ का कंपनसेशन कलेक्ट करने का, कंपनसेशन रिसीव करने का, बिकॉज मिस्टर ली की डेथ एज एन एम्प्लॉय काम करते हुए हुई है, क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाई, बाद में कंपनी ने उन्हें एज अ पायलट हायर कर लिया। तो एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है? कंपनी के बीच और मिस्टर ली के बीच। तो कंपनी एक अलग पर्सन है, कंपनी और मिस्टर ली जो है जिन्होंने कंपनी बनाई थी एक अलग पर्सन है। कि मतलब उन्होंने, मिस्टर ली ने एक कंपनी बनाई, बाद में उसी कंपनी ने मिस्टर ली को एज अ पायलट अपॉइंट कर दिया। ठीक है। तो कंपनी के शेयर होल्डर वो है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी वो है, लेकिन बाद में कंपनी ने उनको
अपॉइंट करा एज अ पायलट। तो यहां पे सिंस कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, जो अपॉइंटमेंट जो हुआ था उनका पायलट एज अ पायलट, वो कंपनी ने करा है, ठीक है। क्योंकि कंपनी को कोर्ट ने यहां पे ये कहा कि कंपनी एक अलग पर्सन है, कंपनी की अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, और जो पर्सन कंपनी में जिसने रोल प्ले करा है कंपनी को फॉर्म करने में, जिस पर्सन ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा है, वही बाद में चाहे तो उसी कंपनी के अंडर एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकता है। कि मैं अगर कोई कंपनी बना रहा हूं, ठीक है, और बाद में उसी कंपनी ने मेरे को कंपनी में सपोज करो एज अ मैनेजर अगर अपॉइंट कर दिया, सो आई विल बी वर्किंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विच आई फॉर्म्ड, कि मैंने जो कंपनी बनाई है मैं उसी के एक एम्प्लॉय की तरह काम करूंगा। क्योंकि जब मैंने कंपनी बना दी तो मैंने एक सेपरेट पर्सन बना दिया सपोज करो, और बाद में उसी पर्सन ने मुझे नौकरी दे दी, ठीक है। तो यहां पे ये चीज कही गई कि मिस्टर ली एंटाइटल्ड है, सॉरी मिस्टर ली की विडो एंटाइटल्ड है टू रिसीव अ कंपनसेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हुआ था, एक फैमिली थी जो कि एक फैमिली बिजनेस रन कर रही थी। उस फैमिली के हेड थे मिस्टर सोलोमन। मिस्टर सोलोमन लेदर में ट्रेड करते थे। मिस्टर सोलोमन वॉज अ लेदर ट्रेडर एंड ही फाउंडेड अ कंपनी टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। तो मिस्टर सोलोमन लेदर के बिजनेस में थे, और बाद में अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, और सॉरी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक कंपनी खोली, ठीक है। उनकी वाइफ और उनके बच्चे इस कंपनी के मेंबर बन गए, ठीक है। एक फैमिली है, उसी फैमिली ने एक कंपनी फॉर्म करी, उसी फैमिली के मेंबर बाद में कंपनी के भी मेंबर बन गए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, सोलोमन जो थे उन्होंने अपनी जेब से कंपनी को फिर लोन भी दिया, कंपनी को एक सिक्योर्ड लोन दिया, और बदले में कंपनी ने उन्हें एक डिबेंचर इशू करा। अब ये चीज समझेगा सिक्योर्ड लोन क्या होता है और डिबेंचर क्या होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब है आप जब सिक्योर्ड लोन लेते हो, ठीक है, किसी को सिक्योर्ड लोन देते हो, इफ यू आर गिविंग अ सिक्योर्ड लोन टू समबडी, तो आप उससे बदले में कहोगे कि अपनी कोई एसेट मेरे को मॉर्गेज करे। कि अगर मान लीजिए आप मेरे से लोन ले रहे हो और मैं कहता हूं मैं आपको लोन दूंगा, लेकिन तभी दूंगा जब आप अपनी कोई संपत्ति मेरे पास मॉर्गेज करोगे, तो वो क्या है, सिक्योर्ड लोन। कि जब मैं लोन के बदले में आपसे कोई जिसे कह सकते हो कोई एसेट मैं कह रहा हूं आप मेरे पास गिरवी रखो उसे, मैं आपसे आपकी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए कह रहा हूं, तो उसे कहा जाता है सिक्योर्ड लोन। तो उसने कंपनी ने मिस्टर सोलोमन से एक सिक्योर्ड लोन दिया, और बदले में कंपनी ने डिबेंचर इशू करा मिस्टर सोलोमन को। अब डिबेंचर क्या होता है, इस पे भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी यदि अगर किसी व्यक्ति से लोन लेती है, किसी व्यक्ति से उधार लेती है, तो उसमें कंपनी ये लिख के देती है कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन से लोन ले रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर पर्सन से पैसे उधार ले रहे हैं, और बाद में उस पर्सन को विद अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पैसे लौटाएंगे। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पर्सन जो है वो कहता है कि ठीक है मैं इस पर्सन से पैसे उधार ले रहा हूं, बाद में मैं इसको इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दिस ड्यू डेट, इस पर्टिकुलर ड्यू डेट तक मैं वापस कर दूंगा। तो वैसे ही होता है डिबेंचर। बस ये होता है कि डिबेंचर में कंपनी
ये चीज लिख के देती है। अब कुछ समय के बाद मिस्टर सोलोमन की कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी बंद हो गई। अब क्या हुआ था, क्योंकि कंपनी ने अपनी सारी संपत्ति मिस्टर सोलोमन के पास गिरवी रखवाई थी, क्योंकि कंपनी ने सिक्योर्ड लोन लिया था मिस्टर सोलोमन से कि जब आप सिक्योर्ड लोन लेते हो तो अपनी संपत्ति गिरवी रखवाते हो। ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लेने जाए और बैंक आपसे कहे कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखिए, आप अपनी किसी प्लॉट के कागज जो है बैंक को दे देते हो, तो वो क्या होता है, सिक्योर्ड लोन। तो कंपनी बंद हो गई और कंपनी ने अपनी जो प्रॉपर्टी के जितने पेपर्स थे वे गिरवी रखे हुए थे मिस्टर सोलोमन के पास। तो बाद में मिस्टर सोलोमन ने उस कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर दिया। ठीक है, जब भी आप कोई चीज गिरवी रखते हो और बाद में आप लोन नहीं चुका पाते हो, तो आपको जिसने भी उधार दिया है उसके पास राइट आ जाएगा कि वो आपकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर सके। तो यहां पे मिस्टर सोलोमन ने भी वही करा। अब जो दूसरे क्रेडिटर्स थे, जो दूसरे उधार देने वाले जो थे, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करा। उन्होंने कहा कि कंपनी भी इसी ने बनाई है, लोन भी इसने खुद दिया है, और अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम ये खुद कर रहा है। ओके, नाउ इस केस में यह कहा गया कि मिस्टर सोलोमन का क्लेम वैलिड है। मिस्टर सोलोमन का क्लेम इसलिए वैलिड है क्योंकि कंपनी को उन्होंने अपनी जेब से लोन दिया है। ठीक है, कंपनी की एक अलग पर्सनैलिटी है, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर सोलोमन। और क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन उसने दिया था, क्योंकि कंपनी ने अपनी संपत्ति मिस्टर सोलोमन के पास गिरवी रखवाई थी, तो मिस्टर सोलोमन के पास पूरा राइट है कि एज अ क्रेडिटर, एज अ मतलब जिसने पर्सन ने जिसने लोन दिया है, तो उस पर्सन की हैसियत से, उस पर्सन के स्टेटस से वो क्लेम कर सकता है कंपनी की एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सोलोमन का क्लेम वैलिड है। अब ये कॉर्पोरेट वेल का प्रिंसिपल क्या हर कंडीशन में अप्लाई होगा? आंसर है नहीं, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। और वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। So that's it for today. Thank you for watching.